Hey, good morning, everyone. So, in today's session, we are going to cover bank reconciliation. What is a bank reconciliation? Why do we do that? And what is the process for that? So, bank reconciliation क्या है? If you remember, कि जब हमने journal entry बनाई थी, तो उस time में, so whatever the transaction you were doing with the bank, that was recorded in the journal. And after that, all these transactions moved from journal to the ledger by posting an entry. So that means जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन हमारे जनरल एंट्री बनाते हैं और उसके बाद वो सारी ट्रांजैक्शन को हम जनरल एंट्री से लेजर में पोस्ट करते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू हैव a bank account in our books which records all the transactions related to a particular bank. अब आपके पास एक भी बैंक हो सकता है और हो सकता है आपका अकाउंट एक से दो बैंक में भी हो सकता है या एक से ज़्यादा बैंक में भी हो. इन सब केस में you have to have an account in your books of accounts for all the banks in which you have an account, right? So जो ट्रांजैक्शन आपने बैंक के साथ की वो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड है. सिमिलरली वट एवर द ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग विद द बैंक, वो सारी ट्रांजेक्शन बैंक भी अपने यहाँ रिकॉर्ड करता है. And those transactions are recorded in their banks in their books of accounts, and you can get the detail of that either by updating your passbook or the banks can give you a bank account statement. आपको बैंक में जाते हैं उनसे बोलते हैं ये हमारी स्टेटमेंट दे दीजिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दे दीजिए. बैंक विल गिव यू स्टेटमेंट इन विच whatever the transaction has been whatever the transaction has been recorded or has been done by you, that are listed in that. So वो एक बैंक के पास भी साइमल्टेनियसली एक स्टेटमेंट होती है जिसमें जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने बैंक के साथ की हैं वो रिकॉर्ड होंगी, राइट? सो इन द परफेक्ट वर्ल्ड जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड की हैं बैंक के साथ अपनी बुक्स में, वो ट्रांजेक्शन सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट में या बैंक भी अपने यहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए उनको. सो वट एवर द बैलेंस यू आर शोइंग इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट एज एन बैंक बैलेंस, सेम अमाउंट आपके यहाँ बैंक में भी होना चाहिए. सपोज आप बैंक गए और आपने 100 रुपये जमा किए, तो आपने 100 रुपये जमा किए, आपकी बुक्स में बैंक बैलेंस 100 रुपये होगा. सिमिलरली बैंक के यहाँ भी बैलेंस 100 रुपये होना चाहिए क्योंकि आपने जमा किया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए. बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज in business, there might be a case in which you have a different balance, what you have recorded in your books and what the balance is reported by the bank. इन दोनों में डिफरेंस हो सकता है. इस डिफरेंस के रीज़न को आइडेंटिफाई करने के लिए ही जो ट्रांजैक्शन जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन कहते हैं. सो इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस cause for having a difference balance in your books and in the books and in bank, the transaction which is or the statement which is made, that is called the bank reconciliation. अब वो क्या रीज़न हो सकते हैं? What are the different reasons which are creating a difference, which are causing a difference in the bank balance and the balance what you have in your books of account? वो क्या रीज़न हो सकते हैं? जैसे कि बैंक के यहाँ जो बैलेंस है वो और जो आपके बुक्स में बैलेंस है उसका उसमें डिफरेंस है. So for all practical purpose, there are certain reasons which are causing a difference in the bank balance in your book and the bank book. वो क्या रीज़न है? दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट. ये पूरी लिस्ट नहीं है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है जिसमें सारे रीज़न है, बट दीज आर द मेन रीज़न फॉर हैविंग अ डिफरेंस. पहला रीज़न है you issued a check but the check was not presented for a payment. आपने चेक इशू किया,
So when you issue check to the RAM, suppose you say the RAM account debit to bank से पैसा चला गया. As per the rule, if you remember that whatever goes out needs to be credit and debit to the receiver. किसने लिया? राम ने लिया and to the bank से पैसा गया. So when you record this transaction in your books, आपने बैंक को क्रेडिट किया, बट वो चेक तो अभी प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो बैंक तो आपने अपनी बुक्स में से तो वो पैसा कम कर दिया. सपोज 10,000 रुपये का चेक इशू किया था कि आपने अपनी बुक्स में से बैंक अकाउंट से 10,000 रुपये का बैलेंस कम कर दिया बाय इशू ए चेक. बट जब तक वो चेक बैंक में राम प्रेजेंट नहीं करेगा इन कैश कराने के लिए, तो बैंक से तो वो 10,000 रुपये निकलेगा नहीं, राइट, जाएगा नहीं वो. तो इसलिए बैंक अकाउंट में आपका अभी भी अमाउंट बैलेंस 10,000 रुपये से ज़्यादा है. दैट मे बी ए वन रीजन. अनदर रीज़न वुड बी चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड. आपको शाम ने चेक दिया 10,000 रुपये का, आपने अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम, राइट, लेकिन वो चेक अभी कलेक्ट नहीं हुआ है बैंक में. आप उसको अपने एंट्री तो कर ली बट अपनी टेबल पे ही रख के भूल गया. यू डिड नॉट डिपॉजिट द चेक टू द बैंक. जब तक वो चेक बैंक के यहाँ नहीं जाएगा और बैंक कलेक्ट नहीं करेगा तो वो 10,000 रुपये का एडिशनल बैलेंस आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा. So that may be another reason. Another reason, the third reason would be a direct debit made by the bank on the behalf of the customer. ऐसा हो सकता है कि आपने बैंक को कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि भाई आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर देना whenever is due. तो वो डेट आई, बैंक ने 5,000 रुपये आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट कर दिया, बट वो आपके बुक्स में तो आया नहीं बिकॉज आपको मालूम ही नहीं है कि कब आना है, कब ड्यू हुआ. आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया है एंड इट वाज पेड बाय द बैंक. तो बैंक के यहाँ से 10,000 5,000 रुपये का पेमेंट हो गया बट आपको मालूम ही नहीं है. दैट मे बी रीजन फॉर हैविंग अ डिफरेंस. अनदर रीजन कि आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में पैसा जमा कर दिया. आपने अपने कस्टमर का अकाउंट दिया और उसने डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, आपको मालूम ही नहीं है. तो बैंक अकाउंट में बैंक में आपका बैलेंस इंक्रीज हो गया है पर आपकी बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं है. तो ये रीज़न हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि डिविडेंड या इंटरेस्ट कुछ कलेक्ट किया हो और आपके बैंक में क्रेडिट हो गया, पैसा आ गया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया क्योंकि पैसा आया, आपके यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हुई ट्रांजेक्शन. दैट मे बी रीज़न फॉर हैविंग अ डिफरेंस. या ये भी हो सकता है कि आपने एक चेक इशू किया, तो जब आपने चेक इशू किया या चेक डिपॉजिट किया, सपोज चेक डिपॉजिट किया, आपने एक चेक डिपॉजिट किया तो आपने बोला कि मेरे बैंक में पैसा इंक्रीज हो जाएगा. सो तो आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में बैंक में वो चेक की पोस्टिंग की, बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू शाम बैंक इंक्रीज कर लिया आपने. लेकिन जब बैंक ने वो प्रेजेंट किया एनकैश करने के लिए तो वो चेक बाउंस हो गया, तो बैंक में पैसा इंक्रीज नहीं हुआ, राइट. So these may be a few reasons which are causing a difference or having a different balance in books of accounts and the balance what you have in a passbook. तो जो स्टेटमेंट इस डिफरेंस को मालूम करने के लिए बनाई जाती है उसको हम बैंक रिकन्सिलिएशन कहते हैं, क्योंकि एक टाइम पर आपके बैंक अकाउंट और आपके बुक्स में अलग अलग बैलेंस हो सकते हैं. अब किस फॉर्मेट में बनाते हैं? तो एक बहुत सिंपल फॉर्मेट है जिसमें हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं. जैसे अभी हम यहाँ देखते हैं कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ XYZ एज ऑन पर्टिकुलर डेट बनाएंगे, राइट. एक हम 4 कॉलम बनाएंगे, इसमें एक सीरियल नंबर जिसमें कितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं पर्टिकुलर्स, इसमें हम डिटेल लिखेंगे किस वजह से ये डिफरेंस क्रिएट हुआ एंड डेबिट एंड क्रेडिट. दैट इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड. जनरली क्योंकि हमने बुक्स में हमको मालूम होता है
कि हमारा कैश बैलेंस या हमारी बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना है हमारी बुक्स में, तो वी जनरली स्टार्ट द बैंक रिकन्सिलिएशन बाय हैविंग a balance as per the cash book or balance as per the account bank account in our books. So क्योंकि हमेशा बैलेंस डेबिट ही होता है, सो हम डेबिट बैलेंस से शुरू करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एंड वट एवर द ट्रांजेक्शन इज डेबिट और क्रेडिट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एंड what comes out with the balance as per the passbook or the bank account statement, ये डिफरेंस आएगा. अब ये रिकॉर्ड कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? So let us just have a very simple example for preparing a bank reconciliation. Okay. So एक मिस्टर विनोद है, उनका एक बिजनेस है, उनका एक बैंक अकाउंट है बैंक में, एंड एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट बैंक बैलेंस एज पर द कैश बुक इज 50,000 रुपीज़. तो हमने यहाँ 50,000 रुपीज़ लिखा कि बैंक बैलेंस अभी तक मालूम पड़ ही गया होगा कि बैंक बैलेंस या हमारा जो कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है वो डेबिट होगा. देन इट कम्स टू द debit side, the balance is 50,000 rupees. Now the transaction is we issued a check but not presented for the payment. आपने एक चेक इशू किया लेकिन वो अभी प्रेजेंट नहीं हुआ है पेमेंट के लिए. जब आपने चेक इशू किया था तो क्या एंट्री की थी? तो हमने चेक इशू किया था तो एंट्री हुई थी कि XYZ डेबिट टू बैंक. चेक इशू किया मतलब आपके यहाँ से आपने पेमेंट किया तो आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, राइट? तो आपने अपनी बुक्स में बैंक बैलेंस कम कर लिया 6,000 रुपीज़ से, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस ये पेमेंट करने के लिए अभी प्रेजेंट ही नहीं किया है XYZ ने. तो जो अगर XYZ ने पेमेंट करने के लिए प्रेजेंट नहीं किया है तो आपके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपीज़ ज़्यादा होंगे, आपकी बुक्स में कम है, राइट? तो बैंक रिकन्सिलेशन करने के लिए, दोनों को रिकन्साइल करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपने अपनी बुक्स में एंट्री की थी उसको रिवर्स करेंगे. रिवर्स करने का मतलब जो आपने 6,000 रुपीज़ कम किए थे उसको आप अपनी बुक्स में ऐड कर लेंगे. तो रिवर्स करेंगे, ऐड करेंगे कैश, यानी कि आप कैश अकाउंट बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज करेंगे. इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, राइट? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करते हैं एज पर द गोल्डन रूल. तो 6,000 रुपीज़ आपने यहाँ ऐड किए. अब दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, एंड जस्ट रिमेंबर बाय यूजिंग द गोल्डन रूल्स. एक कस्टमर है जिसने डायरेक्टली 8,000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया. Now the bank has directly collected dividend of 8,000 रुपीज़. बैंक ने 8,000 रुपीज़ डिविडेंड कलेक्ट किया. जब बैंक ने डिविडेंड कलेक्ट किया होगा तो क्या किया, बैंक में आपका कैश इंक्रीज हो गया, राइट? और वो आपकी बुक्स में अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो व्हाट विल डू, फॉर ऑल प्रैक्टिकल purpose you should make a journal entry in books of account for getting a 8,000 रुपीज़ डिविडेंड. तो जब आप वो एंट्री बुक करेंगे अपनी बुक्स में तो क्या होगा, 8,000 रुपीज़ से आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि आपने एंट्री ही नहीं की है. तो जब आप बैंक अकाउंट इंक्रीज करेंगे अमाउंट तो क्या होगा, वो डेबिट होगा. सिमिलरली बैंक चार्जेस ऑफ 400 रुपीज़ फॉर नॉट एंटर्ड. बैंक ने कुछ बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लिए, यानी कि वो पैसा काट लिया, कम कर दिया. आपके बैंक बैलेंस आपका 400 रुपीज़ से कम हो गया, मगर वो ट्रांजैक्शन अभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई है आपकी बुक्स में. तो जब आप 400 रुपीज़ की वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो आपका वो खर्चा होगा और आपका बैलेंस 400 रुपीज़ से कम होगा. तो क्या रिकॉर्ड करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक चार्जेस डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट? तो क्रेडिट बैलेंस है, तो 400 रुपीज़ से आपने अपना बैंक बैलेंस कम किया अपनी बुक्स में. लास्ट,
A check of 6,000 rupees for deposit were not collected by the bank. तो आपने एक चेक डिपॉजिट किया बैंक में, तो जब आप चेक डिपॉजिट करते हैं तो क्या करेंगे आप, एंट्री अपने बैंक अकाउंट डेबिट, तो जिसका भी चेक था वो एबीसी से चेक आया था, तो यू इंक्रीज द बैंक अकाउंट सेइंग बैंक अकाउंट डेबिट टू एबीसी। तो आपने क्या किया, अपने यहाँ आपने बैंक का बैलेंस इंक्रीज कर लिया। तो जब आपने अपने यहाँ बैंक का बैलेंस इंक्रीज किया, मगर वो अभी डिपॉजिट ही नहीं किया हुआ है, अभी कलेक्ट ही नहीं हुआ है पैसा, तो बैंक में आपका वो 6,000 रुपीज़ अभी नहीं आया है, नहीं तो, लेकिन आपने अपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया है। तो बैंक रिकन्सिलेशन में दोनों बैलेंस को मैच करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने यहाँ एंट्री बना रखी है, तो उसको आप रिवर्स करेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। So now by doing all that, you see your debit balance is 64,000, the credit balance is 6,400 and balance comes out to be 57,600 rupees. ये आपका 57,600 rupees should be your bank balance after recording all these transactions. ये आप इस तरीके से then you will prepare the bank reconciliation. सो जनरली बैंक रिकन्सिलेशन बनाने के टाइम पर आपके पास बैंक का बैलेंस भी होता है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट में होगा, और आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपका बैंक अकाउंट बनाया है आपने लेजर में, उसका बैलेंस भी होगा। तो इस तरीके से यू विल प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलेशन एंड देन स्टार्टिंग विद द कैश बुक बैलेंस यू रीच टू द balance as per the passbook. You need to remember the two fundamental things by or for preparing a bank reconciliation. One, if the entry has not been posted in your books of accounts, अगर कोई एंट्री आपके बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, जैसे हमारे एग्जाम्पल में 8,000 रुपीज़ बैंक ने कलेक्ट किया था डिविडेंड का, वो रिकॉर्ड नहीं हुई, तो इन दैट केस while preparing a bank reconciliation, the posting should be done as you are making an entry in your books of accounts. तो आप अगर कोई ट्रांजैक्शन आपकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने के टाइम पर आप इस तरीके से उस अकाउंट उस एंट्री का ट्रीटमेंट करेंगे कि आप अभी अपनी बुक्स में वो एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। दैट्स वाई 8,000 रुपीज़ व्हेन यू रिकॉर्ड the dividend in books of account, you debit the bank account, and that's why the 8,000 rupees were debited here in the bank reconciliation as well. But अगर कोई transaction you have already recorded in the books of account और वो बैंक में नहीं अभी या तो डिपॉजिट हुआ है या पेमेंट हुआ है, then you will reverse the posting of that while preparing a bank reconciliation. अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जो आपकी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी है मगर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग बैंक में अभी या तो पैसा रिलीज नहीं हुआ है या पैसा कलेक्ट नहीं हुआ है, तो इस केस में जो रिकॉर्ड आपने अपनी बुक्स में ऑलरेडी कर दिया है ट्रांजैक्शन, उसका रिवर्स पोस्टिंग करके आप बैंक रिकन्सिलेशन में रिकॉर्ड करेंगे, जैसे कि हमने आइटम नंबर 1 में किया था कि चेक इशू किया तो हमने अपना बैंक बैलेंस कम कर लिया था बुक्स में, मगर वो भी प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, प्रेजेंट नहीं हुआ है तो उसको हम रिवर्स करके बैंक रिकन्सिलेशन में इंक्लूड करेंगे, राइट। आई होप दैट इट मेक सेंस। तो आपकी बुक्स में जो भी आपकी बुक्स हैं, देयर मस्ट बी अ क्वेश्चनर फॉर प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकन्सिलेशन। बाय यूजिंग दीज रूल्स आप अपनी बुक्स में जो भी क्वेश्चन है उसे बैंक रिकन्सिलिएशन बनाने की कोशिश कीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और इफ़ यू नीड एनी क्लैरिफिकेशन, just drop me an email or let me know your comment, your questions, your clarification, whatever you are looking for by comments in the comment section of this video. Okay, thank you.